हेलो एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विज़न। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो जेई मेंस हुआ था 31 जनवरी को, उसका शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस देखेंगे, पेपर का बेसिकली ओवरव्यू देखने का कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा रहा था, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 12th के हिसाब से 53% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पेपर में कवर किए गए थे, और 11th के हिसाब से 47% ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो कवर किए गए थे। सो इन टोटल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 30 क्वेश्चंस के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, सो 30 क्वेश्चंस में से 53% 12 से था और 47% जो था वो 11 से था। सो जो इंटीजर वाला पार्ट है अगेन वहाँ पे आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको 12th का सिलेबस जो है थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है तो आप वहाँ पे 12th के क्वेश्चन ज़्यादा पिक कर सकते हैं, और 11th का क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा आसान लगता है तो फिर 11th के भी क्वेश्चन आप वहाँ पे पिक कर सकते हैं। सो 10 में से वो 5 क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप वो कैसे चूज आउट करते हैं। सो कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम क्लास 11 का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए थे वो ऑसिलेशन से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चंस आए थे उसमें से। देन काइनेटिक थ्योरी से आया था, थर्मोडायनेमिक्स से आया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशन। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से आया था क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन आए थे, लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो देखा जाए तो 11th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स से ही क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए गए थे। एक दो चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया था, जैसे एक तो वेव टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया था, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से भी यहाँ पे सवाल जो है वो फ्रेम नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर से ही सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है 11th के हिसाब से काफ़ी यूनिफॉर्म है, सारे चैप्टर्स को ही ऑलमोस्ट कवर किया गया है। अगर हम 12th के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 12th में जो चैप्टर्स कवर किए गए थे, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, एटम्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड देन अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, फिर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 2 सवाल थे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से भी सवाल थे। सो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन जो है यहाँ पे फ्रेम किए गए थे। जो चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ था, एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें से सवाल नहीं पूछे गए थे, और बाकी तो सारे ही चैप्टर कवर किए गए थे। सो एक ही चैप्टर से यहाँ पे सवाल नहीं पूछा गया था। सो 12th का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो यूनिफॉर्म था। तो देखा जाए तो पेपर का एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि 11th और 12th के सारे ही चैप्टर्स को कंसिडर किया गया था, और हर एक चैप्टर में से ही ऑलमोस्ट सवाल पूछा गया था। ठीक है, सो आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे चलते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए गए थे, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, उसको हम कितने टाइम में कर सकते थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म से सवाल था। ये बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर is placed in a parallel position relative to magnetic field of 0.4 Tesla. The amount of required work done in turning the magnet from parallel to anti-parallel position relative to the field direction is. So एक बार मैग्नेट है, ये सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस किया गया है, इसको टर्न करके एंटी पैरेलल करना है। सो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन आएगा वहां पे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इट विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इट विल बी माइनस एम बी कॉस 180 माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस 0। ये पैरेलल पोजीशन या एंटी पैरेलल पोजीशन। सो इस वजह से ये वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 2 MB के बराबर। सो m की वैल्यू दे रखी है, दैट इज
5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और B की जो वैल्यू है वो भी दे रखी है, डेट इज 0.4 टेस्ला। सो इस वजह से ये आ जाएगा 4 जूल्स के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। सो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सो वी कैन कीप दिस क्वेश्चन ऑन इजी टू मॉडरेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट produces 10⁻16 photons per second. The radiation belongs to a part of spectrum is. तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इतना पावर एमिट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड दे रखा है। सो वी हैव टू गेस दैट कि ये स्पेक्ट्रम जो है ये कौन सा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन से दैट दिस 15 किलोवाट इज इक्वल टू energy of one photon into total number of photons per unit second, that is 10⁻16। एक एनर्जी का फोटोन इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड। सो E विल बी इक्वल टू 15 इंटू 10⁻3 by 10⁻16। सो वी कैन से दैट h mu इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻13। सो h की वैल्यू का अब यहाँ पे हमें डेनोमीटर में ले जाए और इसको प्लेस करें, h की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻34। सो इट विल बी 15 इंटू 10⁻⁻13 बाई 6 इंटू 10⁻⁻34। सो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी का रेंज आ रहा है वो आ रहा है 10⁻31 के 21 के ऑर्डर का, 21 हर्ट्ज का ऑर्डर का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गामा रेज का ऑर्डर का आ रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी गामा रेज। सो इसके लिए आपको यहाँ पे रेंज ध्यान रहना चाहिए फ्रिक्वेंसी का, कि कहाँ से कहाँ तक का फ्रिक्वेंसी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन कीप दिस क्वेश्चन ऑन इजी साइड, बस बशर्ते यहाँ पे आपको सारे फ्रिक्वेंसी रेंजेस यहाँ पे याद होने चाहिए थे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एम्पलीट्यूड ऑफ 15 sin 1000 pi t is modulated by 10 sin 4 pi t signal. Then the amplitude modulated signal contains frequency या frequencies। ठीक है, so maximum value of frequency जो इस modulation में होगा that will be equal to, इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इन दोनों ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो इट विल बी ओमेगा बाई 2 पाई दैट इज 500 एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई दैट इज 2 हर्ट्ज। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे ये स्टोर करेगा वो 500 प्लस 2 करेगा दैट इज 502 हर्ट्ज, एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे स्टोर करेगा दैट विल बी 500 माइनस 2 हर्ट्ज दैट इज 498 हर्ट्ज। इसका मतलब 498 से 502 के सारे फ्रीक्वेंसी जिसमें होंगे। सो यहाँ से देख सकते हो आप कि 500 होगा, 498 होगा एंड 502 होगा, बाकी 2 हर्ट्ज और 250 हर्ट्ज इसमें नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। सो अगेन अ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। As shown in the figure, a 70 kg garden roller is pushed with a force of 200 Newton at an angle of 30 degree with horizontal। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाया जा रहा है इस रोलर पे। देन द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर इज, तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सो इस नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस f sin 30 बाई टेकिंग द कॉम्पोनेंट डायरेक्टली। इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, सो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रोलर का होगा। सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू दिस। सो mg की वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 10 एंड f sin 30 विल बी 200 इंटू हाफ। सो दिस विल बी इक्वल टू 800 न्यूटन के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3rd। सो डायरेक्ट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सो क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज u। एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पे फायर किया जा रहा है स्पीड u के साथ और किसी एंगल थीटा पे। टॉप पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है वो √3/2/u के बराबर है। तो एज यू नो दैट टॉप पॉइंट पे जो इसकी स्पीड होती है वो u cos थीटा के बराबर होती है। इसकी वैल्यू √3/2u के बराबर है। सो cos थीटा यहाँ से आ गया √3/2, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री के बराबर।
सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अब लगाया जा सकता है, डेट इज 2u sin थीटा बाई जी. So it will be equal to 2u into half by g, that is u by g. So again a easy level of problem, easy to moderate side में भी रख सकते हो इसको, ठीक है. तो this will be your answer. ठीक है, coming to the next problem. So ये एक theoretical question था. So question देखते हैं. A spherical insulating ball and a spherical metallic ball of same size and same mass are dropped from the same height. ठीक है. Choose the correct statement out of the following. Assume negligible air friction. So air friction को neglect करते हुए एक insulating ball है और एक metallic ball है, उसको drop किया जा रहा है same height से. इन दोनों का mass और dimension भी same है. So time taken by the so we have to comment about the time taken. Time taken मतलब कौन पहले पहुंचेगा ग्राउंड पे. तो एज यू नो डैट यहाँ पे एक बॉल मेटलिक है, तो मेटलिक बॉल जो होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब उसका इंट्रैक्शन होगा तो उसमें कुछ एडी करेंट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि उसके मोशन को अपोज करेंगे. इसका मतलब ये है कि इंसुलेटिंग बॉल पहले गिर जाएगा और जो कंडक्टिंग बॉल है जो वो थोड़ा लेट से गिरेगा. सो वी कैन से दैट insulating ball will reach the earth surface earlier than the metal ball. So this will be the correct answer. So यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा मेटलिक बॉल के साथ. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अ फ्री न्यूट्रॉन, दिस इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन बट अ फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिके इनटू न्यूट्रॉन. दिस इज बिकॉज, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में डिके कर जाता है, बट प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में नहीं डिके करता. क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उसका रेस्ट मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन से. तो प्रोटॉन को अगर आपको कन्वर्ट करना है न्यूट्रॉन में, देन यू विल रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ये है कि न्यूट्रॉन हैज लार्जर रेस्ट मास देन प्रोटॉन. प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So this is also a theoretical question. So question देखते हैं. The effect of increase in temperature on the number of electrons in the conduction band and resistance of a semiconductor will be. So directly आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि since temperature is increasing, so number of electrons in conduction band will increase, क्योंकि conductivity बढ़ेगी. Conductivity जब बढ़ेगी तो resistance drop होगा, that will it will decrease. So any increases and resistance decreases. So correct answer will be third. Again a easy level of problem. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग SHM इज 25 joules. A is the amplitude of oscillation at A by 2 the kinetic energy of the block is. तो SHM का प्रॉब्लम है ये. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 25 जूल के बराबर दे रखा है. सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के स्क्वायर, ये 25 के बराबर है. काइनेटिक एनर्जी एट A by 2 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हाफ के A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So it will be equal to half k a square minus a square by 4, क्योंकि x की वैल्यू a by 2 पे पूछी जा रही है. So this will be equal to 3 by 4 into half k square. So half k square की वैल्यू यहाँ पे डाल दो. So this will be 3 by 4 into 25. So this will be equal to 75 by 4, that is 1875. 18.75 joules. So correct answer will be answer third. सो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था. यू कैन से कि इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम था ये. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था सवाल. द प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस लिनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम A टू B. A से B में यहाँ पे ग्राफ जो है लिनियरली चेंज हो रहा है जैसा कि दिया हुआ है. इफ नो हीट इज सप्लाइड टू और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी. हीट सप्लाई जो है वो जीरो है, मतलब बेसिकली ये एडियाबैटिक प्रोसेस कोई हो रहा है. सो यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें. प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में है और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है. ठीक है. सो नाउ व्हेन वी अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन dq इज इक्वल टू du प्लस dw. dq तो जीरो है जैसे कि दे रखा है. सो du विल बी इक्वल टू माइनस dw एंड dw इज एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर पीवी कर्व. सो एरिया अंडर पीवी कर्व निकालो और इसका नेगेटिव कर लो. नाउ ए से बी जा रहा है, मतलब यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो भी ये एरिया आएगा अंडर पीवी कर्व दैट विल बी नेगेटिव. सो नेगेटिव एरिया का नेगेटिव, so final answer will be basically positive. So basically you can directly say that whatever the area is this, उसका positive value जो होगा वही du के बराबर होगा. So इसका area under the curve निकालते हैं. So this is a trapezium, half into sum of parallel sides, that is 10 plus 50 into 10 raised to power 3. This is your sum of parallel sides into perpendicular distance. So perpendicular distance is this. So this is 150 into 10 raised to power -6. इन सभी को SI यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है. सो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी 30, दिस विल बी 150 एंड दिस विल बी 10 raised to power -3. सो ये हो जाएगा 45 into 10 raised to power -1, that is 4.5 joules. So positive 4.5 joule, that means correct answer will be answer 4. So descent problem, moderate side of problem. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये डायरेक्टली ग्राफिकल क्वेश्चन था. क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर. स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है. सो स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल का ग्राफ देखना आपने को. सो एज यू कैन कमेंट दैट स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो हॉलो बेसिकली स्फेयर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके सारे चार्जेस जो होंगे वो उसके सरकमफेरेंस पे जाकर के डिपॉजिट होंगे. So potential inside will be constant, and as you go beyond the sphere, potential will be kq by r. So correct answer will be answer third. पहले constant, फिर वो घटेगा. ठीक है. So easy level of problem था ये. ठीक है, next problem पे आते हैं. This is again a statement based problem, theoretical question. So दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. सबसे पहले असर्शन ये पढ़ते हैं. द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों शो करता है. ये उसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यही था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो शो डिफ्रैक्शन. So this is R is actually correctly explaining assertion A. So correct answer will be option 4. ठीक है. Coming to the next problem, the drift velocity of electrons for a conductor connected in an electrical circuit is Vd. The conductor is now replaced by another conductor with same material and same length, but double the area of the cross section. The applied voltage remains same. Then the new drift velocity of electrons will be. तो इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो नहीं बदलेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, लाइक योर पोटेंशियल डिफरेंस और योर रेजिस्टेंस. ड्रिफ्ट वैल्यू को अगर वैल्यू देखी जाए तो ये डिपेंड करता है ई बाई एम इंटू टाउ के बराबर. सो पोटेंशियल डिफरेंस बदल नहीं रहा है, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा ही है, और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो टाउ भी वैसा का वैसा ही रहेगा. तो इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम एज बिफोर. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम. एट अ सर्टेन डेप्थ d below surface of earth, value of acceleration due to gravity becomes 4 times that of its value at a height 3r above the earth's surface, where r is the radius of the earth, then the depth d is. तो डेप्थ d का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है gm by r square 1 minus d by r. It is equal to 4 times acceleration due to gravity at 3r height from earth's surface. So depth d का जो acceleration due to gravity है वो 4 times 3r height के बराबर है. So ये इक्वेशन तुम्हारा बैठेगा. So जो कट रहा है उसको काट दो यहाँ से. gm से gm कट गया, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया. So this will be equal to 1 minus d by r is equal to 1 by 4. So d by r will be equal to 3 by 4. So d will be equal to 3 by 4 into 6400 किलोमीटर. तो ये कितना हो गया 16 4800. So depth will be 4800 किलोमीटर. So this will be your correct answer. So decent level of problem है, moderate side में इसको रख सकते हो फॉर्मूला की वजह से. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये सरफेस टेंशन से क्वेश्चन था ये. इफ 1000
droplets of water of surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 1 millimeter each combine to form a single drop, then in the process the energy released, surface energy released is, तो surface energy जो release होगा वो हो जाएगा initial energy of 1000 drops, so 1000 into T into 4 pi r square minus energy, surface energy of the big drop, that is T into 4 pi capital R square. अब कैपिटल R की वैल्यू जो है हम इसके वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, तो 1000 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है, सो 4/3 पाई 4/3 का पाई कट गया, R की वैल्यू जो है वो 10R के बराबर आ गई। सो यहाँ से तुम 10 T इंटू 4 पाई R स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, सो अंदर बचेगा 1000 माइनस 100 के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, सो दिस विल बी 0.07 into 4 into 22/7 into R, that is 1 millimeter, so it will be equal to 10 raised to power minus 3 का स्क्वायर into 900। सारे को ऐसा यूनिट में मैंने रख दिया है, सो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 7.92 into 10 raised to power minus 4 जूल के बराबर आएगा, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी बार पूछा गया है जेई में, मतलब बहुत बार ही आ गया है, ठीक है। आपके क्लास इलस्ट्रेशन में भी ये होगा या आपके जो मॉड्यूल है उसमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, रिपीटेड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a rod with circular cross section area 2 cm square and length 40 cm is wound uniformly with 400 turns of an insulated wire. If a current of 0.4 ampere flows in the wire windings, the total magnetic flux produced inside the winding is 4 pi into 10 to the power minus 6 Weber. Then the relative permeability of the rod is, ठीक है। So flux की वैल्यू दे रखी है 4 pi into 10 to the power minus 6. It will be equal to magnetic field into area. अब length of rod is 40 cm and area of rod is 2 cm. तो ये जो है एक इन्फिनाइट सोलोनॉइड की तरह ट्रीट किया जा सकता है। सो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू आर एन आई इंटू एरिया। So this is magnetic field into area. So this will be equal to mu r into n. N is the number of turns per unit length. So it will be equal to 400 by 40 by 100 into I, that is 0.4 into area. एक का एरिया जो होगा 2 सेंटीमीटर है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power minus 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ एक सर्कुलर कॉइल से बेसिकली जो है वो एक सर्कुलर कॉइल का इतना एरिया। सो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स जो होंगे यहाँ पे वो हो जाएगा 400 के बराबर। सो यहाँ से कैलकुलेशन बैठाओगे तो म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 125 के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, ठीक है। सो मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन adiabatic coefficient, that is Cp by Cv, and temperature T is. So adiabatic coefficient is independent of temperature, so correct answer will be 2. So easy level of problem, direct problem, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। Two polaroids A and B are placed in such a way that the path axis of polaroids are perpendicular to each other, ठीक है। तो A और B ऐसे polaroids हैं जिनका एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। Now another polaroid C is placed between A and B, bisecting angle between them. A और B के बीच में C को रखा जा रहा है such that it is bisecting the angle between A and B. If intensity of unpolarized light is I naught, then intensity of the transmitted light after passing through polaroid B is, ठीक है। तो I naught इंटेंसिटी की लाइट जो है इस सेटअप में जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो A से पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी ड्रॉप होकर के हाफ हो जाएगी। फिर जब वो B से जाएगा तो जब अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ ये cos स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। फिर जब वो C से पार होगा तो फिर से मालूज लॉ के अकॉर्डिंग ये cos स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। सो बेसिकली टोटल इंटेंसिटी जो आएगा वो आ जाएगा I नॉट बाई 8। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 3rd। तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
If R, XL and XC represent resistance, inductive reactance and capacitive reactance, then which of the following is dimensionless? So dimensionless अपने को देखना है. So यहाँ पे तुम एक चीज सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि XL और XC इन दोनों का जो यूनिट होता है या ऐसा यूनिट होता है वो ओम के बराबर ही होता है. ठीक है. सो जो R का यूनिट है वही सिमिलर यूनिट इन दोनों का भी होता है. तो एज पर द ऑप्शंस तुम डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि ये क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो यूनिटलेस होगा या डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि रूट एक्सएल इंटू एक्सी बेसिकली ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ आर के बराबर, आर और आर कट जाएगा, सो दिस विल बी डायमेंशनलेस. सो इजी लेवल ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed in time t second. Then the total force exerted by balls on the wall is. So total force निकालना अपने को. So it will be change in momentum by time. तो एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम होगा mv माइनस माइनस mv बाई टाइम. सो 100 बॉल्स के लिए हो जाएगा 100. सो ये हो जाएगा 200 mv बाई t. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम जो चेंज होगा वो प्लस हो जाएगा. ठीक है. एडअप हो जाएगा, 2 mv के बराबर हो जाएगा. ठीक है. सो ये है प्रॉब्लम तुम्हारा. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है. नाउ विल एंटर इनटू द इंटीजर पार्ट. और यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे. 10 में से 5 पिक करने होंगे आपको. कोई भी 5 क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से या अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से. जो भी 5 प्रॉब्लम आप पिक करें उसको आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. A thin rod having a length of 1 meter and area of cross section 3 into 10 raised to the power minus 6 meter square is suspended vertically from one end. Now the rod is cooled from 210 degrees centigrade to 160 degrees centigrade. After cooling, a mass m is attached at the lower end of the rod such that the length of the rod again becomes 1 meter. Young's modulus and coefficient of linear expansion is given. Then what is the value of m? ठीक है. देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके लैंग्वेज को यहाँ पे सबसे पहले कैच करते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक रॉड है और इसको ऐसे वर्टिकली जो है ऐसे लटकाया गया है. ठीक है. नाउ इट इज कूल्ड फ्रॉम 210 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है जब इसको कूल करेंगे तो इसका लेंथ जो है कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे. ठीक है. अब हो क्या रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसमें एक ब्लॉक को ऐड कर दिया जा रहा है मास m का. तो जैसे ही ब्लॉक m ऐड किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था कूलिंग की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन अब हट जा रहा है. मींस इसका लेंथ जो है वापस से 1 मीटर के बराबर हो जा रहा है. ठीक है. इनिशियल लेंथ जो 1 मीटर था वो फाइनली फिर से 1 मीटर के बराबर हो जा रहा है. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. सो कूलिंग के समय अगर हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाले सो इट विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर. सो एल की वैल्यू जो है वो दे रखी है 1, अल्फा की वैल्यू जो है वो दे रखी है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 और डेल्टा टी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 50 के बराबर. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है. इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसके ऐड होने की वजह से वापस से सेम लेंथ अचीव किया जा रहा है. इसका मतलब ये है कि इसके लगाने की वजह से जो एक्सटेंशन आ रहा है वो इतना आ रहा है, जो कंट्रैक्शन हुआ है वही एक्सटेंशन आएगा इसके हिसाब से. सो m निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज हुक्स लॉ. तो एज पर हुक्स लॉ mg बाई एरिया विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल. सो a दे रखा है, y दे रखा है, डेल्टा एल निकाल चुके हैं, l दे रखा है, g की वैल्यू 10 अपने को पता है. तो इन सभी को डालो इसमें. सो m की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 60 kg के बराबर. सो करेक्ट आंसर विल बी 60 kg. तो अच्छा प्रॉब्लम था, मॉडरेट साइड ऑफ क्वेश्चन था ये, इसको मॉडरेट बोल सकते हैं. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन ए स्टिल वाटर. ठीक है. स्टिल वाटर में स्विमर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये इसकी सेल्फ स्पीड है. नाउ इफ द स्विमर मेक्स द स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ही रीचेज अ पॉइंट 750 meter down the stream on the opposite bank, then the speed of the river water is. So यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर कुछ फ्लो हो रहा है वेलोसिटी v के साथ.
और इसका जो विड्थ है, ये विड्थ है 1 किलोमीटर के बराबर। अब एक स्विमर यहाँ पे स्विम करना स्टार्ट करता है, उसके स्ट्रोक्स जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करता है और ये पहुंच जाता है यहाँ से 750 मीटर दूर। बेसिकली ये उसकी ड्रिफ्ट हो जाएगी, इतना जो डिस्टेंस है वो ड्रिफ्ट कर गया। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सो 2D का प्रॉब्लम है, 2D का प्रॉब्लम है, तो इस डायरेक्शन को x मान लो, इस डायरेक्शन को y मान लो। सो y डायरेक्शन से टाइम निकालेंगे और टाइम निकाल करके हम x डायरेक्शन में उसको यूज करेंगे। तो y डायरेक्शन से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4 आवर। सो x डायरेक्शन में जब हम इसको यूज करेंगे देन वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस बाय टाइम। सो किलोमीटर पर आवर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट आंसर विल बी 3। सो अगेन अ मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, in the figure given below, a block of mass m is equal to 490 gram placed on a frictionless table is connected with two springs having same spring constant. K is equal to 2 Newton per meter. If the block is horizontally displaced through x, then the number of complete oscillation it will make in 14 pi second will be. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूँ यहाँ से, तो ये एक्सटेंशन में जाएगा और ये कंप्रेशन में जाएगा। तो एक्सटेंशन के होने की वजह से ये फोर्स इधर लगाएगा kx और इसमें उतना ही कंप्रेशन आएगा, मतलब kx x कंप्रेशन आएगा इसमें भी। सो इसका डायरेक्शन भी इधर ही, इसका फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों स्प्रिंग का जो बिहेवियर है वो सीरीज टाइप का बिहेवियर है, सॉरी पैरेलल टाइप का बिहेवियर है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम विल बी 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m की वैल्यू जो है 490 है, सो 490 बाई 1000 इंटू 2 इंटू 2, सो एक जीरो कट गया। सो ये वैल्यू आ जाएगा 7 पाई के बराबर बाई 10 के बराबर। टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 7 पाई बाई 10 सेकेंड। सो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in 14 pi second will be 14 pi divided by 7 pi by 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 20 के बराबर। सो टोटल ऑसिलेशन जो होगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। सो अगेन अ मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम, इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स ऑफ इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस, then the ratio of relative permittivity to the refractive index of the medium is x is to 1. The value of x is, given speed of light is this, and for the given medium mu r is 1. ठीक है, तो refractive index जो होता है वो होता है speed of light in vacuum by speed of light in medium, so c by 0.2c, मतलब ये हो जाएगा 5 के बराबर। and refractive index is also given by under root of mu r into epsilon r, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो आर आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू आर इंटू एप्सिलन आर। सो आर आई बाई म्यू आर की वैल्यू चाहिए अपने को, आर आई बाई, सो यहां से अपने को एप्सिलन आर बाई आर आई की वैल्यू चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू आर आई बाई म्यू आर के बराबर। आर आई की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं ऊपर से 5 और म्यू आर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1। सो करेक्ट आंसर विल बी 5। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a solid sphere of mass 1 kg rolls without slipping on a plane surface. Kinetic energy is given. So what is the speed of the center of mass in centimeter per second? So translational kinetic energy plus rotational kinetic energy is equal to total kinetic energy. So half mv square plus half I omega square इस तरीके से लिख सकते हैं। So half into m को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा v square plus v square by 5, it is equal to 7 into 10 to the power minus 3. So यहाँ से LCM ले लो, ये हो जाएगा 7v square by 10 is equal to 7 into 10 to the power minus 3. So 7 से 7 कट गया, so v की वैल्यू आ गई 1 by 10 मीटर पर सेकेंड। सो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी 10।
So again, easy to moderate side of problem. An inductor of 0.5 millihenry, a capacitor of 20 microfarad and a resistance of 20 ohm are connected in series with a 220 volt AC source. If the current is in phase with the EMF, then the amplitude of current of the circuit is √x ampere. Then the value of x is. So देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि करंट जो है वो EMF के साथ फेज में है. अगर ये ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स XL इज इक्वल टू XC. XL और XC जो होगा वो दोनों बराबर होगा, तभी ये फेज में आएगा. Hence we can say that IRMS is equal to VRMS by mod Z, and mod Z will be equal to R के बराबर. ठीक है. So VRMS दे रखा है, that is 220 by R, that is 20. So this will be equal to 11 ampere. Hence I naught will be equal to √2 IRMS, that is √2 into 11. So it will be equal to 121 into 2. So this will be equal to 242. So correct answer of x will be 242 के बराबर. ठीक है. सो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. ये अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है. सो expression for an electric field is given by electric field is equal to 4000 x square I cap. Then the electric flux through the cube of side 20 centimeter when placed in electric field as shown in the figure is. ठीक है. So ऐसा एक क्यूब दे रखा है and electric field is in I cap direction. तो यहाँ पे जिससे फ्लक्स पार होगा वो एक तो ये वाला फेज है और एक ये वाला फेज है. ये दोनों फेसेस, इनका एरिया वेक्टर जो होगा वो आई कैप के डायरेक्शन में ही होगा. ठीक है. बाकी जो 4 वॉल्स हैं या 4 फेसेस हैं उनसे कोई भी फ्लक्स यहां से पार नहीं होगा. ठीक है. देयरफॉर टोटल फ्लक्स विल बी नेट फ्लक्स एंटरिंग फ्रॉम हियर बाय नेट फ्लक्स एग्जिटिंग फ्रॉम हियर. जो एंट्रेंस वाला फेस है वो x इक्वल टू 0 पे है. सो टोटल फ्लक्स दैट इज एंटरिंग इनटू द क्यूब इज 0 एंड टोटल फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ द फेस that will be equal to 4000 x square into area minus 0. This is exiting, this is entering. So x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एरिया की वैल्यू पुट कर दो. This will be the flux. So putting the value, ये हो जाएगा 4000 into x square, that is 20 by 100 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू इस फेस के लिए 20 है. So 20 by 100 into area. So area will be again equal to 20 by 100 का whole square. सो इन सभी को मैंने ऐसा यूनिट में रखा हुआ है, लेकिन अपने को आंसर चाहिए वोल्ट सेंटीमीटर में. तो इसको वापस से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 640 वोल्ट पर सेंटीमीटर पर ये सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर विल बी 640 के बराबर. सो मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम अगेन. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. अ लिफ्ट ऑफ मास 500 kg इज डिसेंडिंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. इट्स सपोर्टिंग केबल बिगिंस टू स्लिप, thus allowing it to fall with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा था, लेकिन केबल स्लिप होने की वजह से इस केबल में एक एक्सेलरेशन आ जाता है जिसकी वैल्यू भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड ऑफ द फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विल बी. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड v की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं यूजिंग this displacement, that is by v square minus u square equal to 2as से. So v square will be equal to u square, that is 2 square plus 2 into 2 into 6. So v square की वैल्यू आ जाएगी 28 के बराबर. So kinetic energy will be equal to half into 500 into 28. So 2 से 2 काटो, ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7000 जूल. 7000 जूल मतलब किलो जूल में हो जाएगा 7 के बराबर. तो इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर अ हाइड्रोजन एटम λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ्स करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन 1 to 2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर. तो 1 नंबर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n=3 से n=1 पे हो रहा है, और 2 जो ट्रांजिशन हो रहा है n=2 से n=1 पे हो रहा है. देन द रेशियो ऑफ λ1 एंड λ2 इज, सो 1 by λ1 का फॉर्मूला हम दे सकते हैं rz स्क्वायर इंटू 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, और 1 by λ2 की वैल्यू दे सकते हैं rz स्क्वायर 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर.
सो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 को डिवाइड कर दो, सो ये बेसिकली हो जाएगा 27/32 के बराबर। सो x की वैल्यू आ जाएगी 27 के बराबर। सो अगेन इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम। कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, two identical cells when connected either in parallel or in series gives same current in an external resistance of 5 ohm. Then what is the internal resistance of each cell? तो देखो सवाल में ये बोला जा रहा है कि अगर दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाए जिसका वैल्यू ऑफ 5, और यही दो सेल्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें और इसको फिर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से कनेक्ट करें, तो दोनों में करंट जो है वो सेम है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये निकालना है अपने को। सो मान लो इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सो ये भी ER हो जाएगा, ये भी ER हो जाएगा। तो जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा इसमें, वो करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज दैट इज 2E बाई टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2R प्लस 5। और इसमें जो टोटल करंट आएगा, टोटल वोल्टेज, सिंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और E की वैल्यू सेम है, सो टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू E एंड टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R बाई 2 प्लस 5, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है। ये दोनों करंट बराबर है, तो दोनों करंट बराबर है, इन दोनों को इक्वेट करो, R की वैल्यू जो है वो तुम्हें मिलेगी 5 के बराबर। सो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 5। सो अगेन मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो हियर इज द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन फॉर दिस पेपर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ प्रॉब्लम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और जब हम इंटीजर टाइप की बात करें तो वो भी इजी टू मॉडरेट साइड में ही थे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के मामले में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर ये नहीं था, बट सिंस यहाँ पे सारे चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है, पूरे 11th को ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर किया जा रहा है, 12th को ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर किया जा रहा है, तो अगेन ये जो पेपर है इसको हम मॉडरेट साइड में ही रखेंगे और डिफिकल्टी लेवल जो होगा उसको हम इस तरीके से ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट पेपर विद द नेक्स्ट सॉल्यूशन। टिल देन बाय।